हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे बहुत अच्छे से होंगे और लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ही सेफली बने होंगे। दोस्तों, हम लोग अपने यूट्यूब के द्वारा अपनी अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को हम लोग जारी रखे हुए थे और चीज़ें 2 महीने पहले कुछ पता नहीं थी कि भाई क्या जाएंगी कैसे नहीं जाएंगी। लेकिन अब दोस्तों सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर हो गई है और सिचुएशन पूरी ये क्लियर हुई है कि देयर इज़ नो क्लैरिटी एट ऑल। ठीक है, तो अब जाकर के दोस्तों हम लोग को पता चल गया है कि जो होना है जैसे होना है हम लोग को इसी तरह से ही प्रोसीड करना है। सो अब हम लोग अपने इसी ऑनलाइन लर्निंग को पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले ये सोच रहे थे कि भाई कि शायद ये लॉकडाउन हम लोगों का मई में जून में बच्चों खुलेगा, लेकिन अब मतलब पिक्चर पूरी तरह से यही सामने आ रही है कि भैया ये साल जो है वैक्सीन बन जाए उसी में ही निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो जो होगा सो होगा, जो दुनिया में होगा सो होगा, उससे हमारी लर्निंग पे बच्चों कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हैं एकदम जोश के साथ पूरे तरह से तैयार। ठीक है, तो सीन ये है दोस्तों, अब हम लोग अपने इसी ऑनलाइन लर्निंग को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जेईई मेंस की डेट आ गई है। जेईई मेंस की डेट अराउंड 18 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक है। फिर जेईई एडवांस हमारा अगस्त तक है। तो सारी की सारी पिक्चर क्लैरिटी होने के बाद अब हम लोग इसी ऑनलाइन लर्निंग को ही स्ट्रक्चर वे में आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए, सो आज के दोस्तों लेक्चर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सॉलिड स्टेट की हम लोग की लर्निंग चल रही है। ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट पूरे होंगे, बचा था सिर्फ एक कंसेप्ट विच वाज रेडियस रेशियो का। तो आज मैं दोस्तों आपको रेडियस रेशियो के कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग रेडियस रेशियो गाइस। सो सीन अपना ये होता है कि भाई हमने पढ़ा था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। गाइस, हमने पढ़ा था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। और बच्चों, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हमने ये जाना था कि जब हम आयनिक कंपाउंड को देखते हैं तो वहां पे 2 बंदे होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। ठीक है, अब जो कैटायन और एनायन में हमारा बड़ा बंदा कौन होता था? एनायन होता था। एनायन वाज अ लार्जर स्पीशीज। ठीक है, सो हमारे पास जो सॉल्ट होता है उसमें कैटायन और एनायन में से जनरली एनायन हमारे बड़े होते हैं। अब ये जो एनायन बड़े होते हैं, दे क्या बनाते हैं? दे फॉर्म मेन लैटिस स्ट्रक्चर। हमने बहुत सारे लैटिस स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, इन सब के हमने लैटिस स्ट्रक्चर देखे थे ना, कि भाई कौन कौन सा टाइप का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। एबीसी, एबीसी, एबी, एबी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था ना, NaCl वगैरह। सो हमने दोस्तों जाना था कि बड़ा आयन हमारा मेन लैटिस बनाता है, क्रिस्टल की मेन एकदम स्ट्रक्चर बनाता है, और जो छोटे आयन होते हैं वो उन्हीं स्ट्रक्चर में अप्रोप्रिएट वॉइड ऑक्युपाई करते थे। याद करिए बच्चों, अगर आपको NaCl याद होगा तो NaCl में क्या था हमारा? Cl माइनस फॉर्म मेन FCC क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ABC, ABC क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, एंड Na प्लस ऑक्युपाइज ऑक्टाहीड्रन वॉइड, जो कि कहाँ पे थे? एजेस के सेंटर पे मौजूद थे। इसी तरह से दोस्तों हमने जब जिंक सल्फाइड देखा था तो वहां पे क्या देखा था? सल्फाइड फॉर्म मेन ABC, ABC क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और जिंक आयन ऑक्युपाई क्या? हाफ ऑफ द अल्टरनेट टेट्राहाइड्रन वॉइड्स। इसी तरह से सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन फॉर्म सिंपल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, AA टाइप ऑफ पैकिंग बनाता था, और हमारा सीजियम आयन वहां पर हमारा बॉडी सेंटर वॉइड हमारा वहां पे ऑक्युपाई करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोगों ने वहां पर देखी हुई थी। अब इसी चीज को ही दोस्तों हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ाते समय मैंने आपको एक चीज बताया था कि भाई अलग अलग बाइनरी कंपाउंड्स में, अलग अलग सॉल्ट्स में दोस्तों हम ये पाते हैं कि कहीं पर कैटायन हमारा ऑक्टाहीड्रन वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है, कहीं पर कैटायन हमारा टेट्राहाइड्रन वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है, कहीं पर क्यूबिक वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है। तो सीन बच्चों सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई क्यों कैटायन अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग टाइप के वॉइड्स ऑक्युपाई करता है? ऐसा कौन सी कंडीशन होती है जो डिसाइड करती है कि कैटायन कौन सा वॉइड ऑक्युपाई करेगा? या इसको अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो बच्चों को कौन सी कंडीशन होती है जिससे हमें पता चलेगा कि कैटायन कब कौन सा वॉइड ऑक्युपाई करेगा? एंड द आंसर फॉर दिस थिंग इज रेडियस रेशियो। दोस्तों, रेडियस रेशियो का मतलब होता है हमारा रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर आयन। रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर आयन, ये होता है हमारा रेडियस रेशियो का मतलब। रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर आयन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी फाउंड कि भाई स्मॉलर आयन कैटायन होता है, लार्जर आयन एनायन होता है, तो हम इसको R प्लस अपॉन R माइनस कहते हैं। बट इट इज नॉट कंपल्सरी R प्लस अपॉन R माइनस, क्योंकि हमने बच्चों सोडियम ऑक्साइड के केस में, कैल्शियम फ्लोराइड के केस में देखा था कि भाई कैल्शियम फ्लोराइड में हमारा कैटायन बड़ा होता है, एनायन छोटा होता है। सोडियम ऑक्साइड में एनायन बड़ा था, कैटायन छोटा था।
ठीक है। सो लाइक इन केस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड कई बार कैटायन भी बड़ा हो सकता है। सो प्लीज रिमेंबर द रियल कंसेप्ट ऑफ रेडियस रेशियो इज इट इज द रेशियो ऑफ स्मॉलर आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर आयन। ठीक है गाइस, अब बच्चों सीन समझिएगा। सो हमारा रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन अपॉन लार्जर आयन। ठीक है, अब देखिए जो बड़ा आयन होता है हमारा वो मेन लैटिस बनाता है, दैट थिंग इज क्लियर। ठीक है कि भाई बड़ा आयन हमारा मेन लैटिस फॉर्म करेगा। ठीक है, सो लार्ज आयन फॉर्म, सो भाई लार्ज आयन फॉर्म मेन lattice structure, main close packed structure. Large ion forms main close packed structure, forms main close packed structure. Main close packed structure. Large ion form main close packed structure. भैया अब जो बड़ा आयन होगा वो main close packed structure बनाएगा। ठीक है, एंड स्मॉलर आयन विल ऑक्यूपाई अप्रोप्रिएट वॉइड, स्मॉलर आयन विल ऑक्यूपाई अप्रोप्रिएट वॉइड, विल ऑक्यूपाई अप्रोप्रिएट वॉइड। स्मॉलर आयन हमारा अप्रोप्रिएट वॉइड ऑक्यूपाई कर। अब यहाँ पे शब्द ये आता है कि भैया अप्रोप्रिएट वॉइड से मतलब क्या है। ठीक है, हमारे अप्रोप्रिएट वॉइड से हमारा मतलब क्या है। सो गाइज अप्रोप्रिएट से मतलब है कि जो स्मॉलर आयन है ना तो आपने उसको बहुत छोटी कैविटी में रखना है ना आपने उसको बहुत बड़ी कैविटी में रखना है। बच्चों मेरे इस वर्ड को समझिएगा। बच्चों अप्रोप्रिएट का मतलब है कि स्मॉलर आयन ना तो बहुत छोटी कैविटी में रहेगा, स्मॉल कैविटी भी उसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, गलत रहेगी, और बहुत लार्ज कैविटी भी अगर रहेगी वो भी उसके लिए गलत रहेगी। तो स्मॉलर आयन को हमने अप्रोप्रिएट साइज की कैविटी में रखना है। अब गाइस इसको जरा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो यार, मान लो जैसे कि हमारे पास 4 आयन्स हैं दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास 4 आयन्स हैं एंड लेट्स से दे आर एनायन, ठीक है, ये हमारे एनायन है। अब बच्चों समझना, अगर मान लो आपने इनके बीच में एक बहुत छोटा आयन रख दिया, बहुत छोटा आयन, समझिएगा जैसे कि लेट्स से आपके पास 4 संतरे हैं और उन 4 संतरों के बीच में जो कैविटी है हमारी, यहाँ पे आपने एक नींबू का बीज रख दिया, एक बहुत ही छोटा आयन तुमने रख दिया यार, बहुत छोटा आयन रख दिया। अब दोस्तों बहुत छोटा आयन तुमने जो रख दिया है उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, यह देखो आयनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन के बीच में अट्रैक्शन होता है और ये कैटायन एनायन का अट्रैक्शन होता है, यही बच्चों हमारे एनायन एनायन की रिपल्शन को ओवरकम करता है। बच्चों समझना, आयनिक कंपाउंड स्टेबल कब होगा, जब अट्रैक्शन शुड बी मोर देन रिपल्शन। अब अगर मान लो ये कैटायन और एनायन के बीच में दूरी ज़्यादा रहेगी तो ऐसे में इनके अट्रैक्शन कम होगा। भाई दूरी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपने इसको बहुत बड़ी कैविटी में रख दिया, ये साइज यहाँ पर इतना ज़्यादा है, यहाँ पर जो खाली जगह वो इतनी बड़ी है, आपने जो एटम रखा है वो बहुत छोटा रख दिया है, तो इससे इनके बीच में दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस कम हो जाएंगे, ये क्रिस्टल हमारा स्टेबल नहीं होगा। सो गाइज ये जो स्थिति है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर तुमने स्मॉलर आयन को बड़ी कैविटी में रखा है। बच्चों दिस कैविटी इज लार्ज, सो यू हैव प्लेस्ड योर स्मॉलर आयन इन लार्ज कैविटी। बेटा बड़े छेद में रखा है, यहाँ पे छेद बड़ा है, यहाँ पर बच्चों ओपनिंग बड़ी है, कैविटी बड़ी है, बड़ी कैविटी में होने से अट्रैक्शन कम हो जाएगा, कैटायन एनायन आपस में टच नहीं कर रहे हैं, इससे इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो गया है और रिपल्शन तो ज़्यादा है ही। ठीक है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा दूसरी स्थिति क्या है बेटा, अगर मान लो मैंने यहाँ पर एनायंस के बीच में, दोस्तों अगर मान लो मैंने यहाँ पे एनायंस के बीच में बहुत बड़ा मैंने बच्चों बहुत बड़ा कैटायन रख दिया। अगर मैंने बहुत बड़ा कैटायन रख दिया तब क्या होगा दोस्तों, आपने बहुत बड़ा कैटायन रख दिया है, इतना बड़ा कैटायन रख दिया कि जो वहाँ पे सेट ही नहीं हो रहा है। सो आप बड़े आयन को आपने जबरदस्ती यहाँ पर बच्चों पुश करके यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया है, तो ऐसे में ये बड़ा आयन, ये जो कैटायन है जो साइज में काफ़ी बड़ा है, ये दोस्तों यहाँ पर बाकी आयन्स को डिस्टर्ब करेगा। दोस्तों सीन समझिए कुछ ऐसा कि भाई मान लीजिए आपके घर में जो सोफे वगैरह हैं, या फिर लेट से आप फ्लाइट में जा रहे हैं, लेट से, या फिर आप कार में जा रहे हैं। दोस्तों कार में जो सीट है, फ्लाइट में जो सीट है वो छोटी है, और छोटी सी सीट में दोस्तों आपने किसी बड़े आदमी को रख दिया है, तो दोस्तों जो बड़ा आदमी होगा उसमें अच्छे से फिट नहीं होगा तो सीट के बाहर आएगा, ऐसे वो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करेगा। सो भैया सीट में उसी बंदे को बैठाना होता है जो उसके लायक हो। आप भाई चेयर पे, घर में सोफे पे हाथी को थोड़ी ना बिठाओगे, हाथी मतलब लिटरल हाथी की मैं बात कर रहा हूँ, मोटे बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं अपने घर में किसी हाथी को लाके सोफे बिठा सकता हूँ? नहीं, वो सोफा पूरा तोड़ देगा। तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हमने कैविटी के साइज से बड़े आयन को भी प्लेस नहीं रखना है, क्योंकि बड़े आयन को अगर प्लेस रखेंगे तो ऐसे में दोस्तों ये पूरे के पूरे मेन लैटिस को डिस्टर्ब कर देगा। ये बच्चों मेन लैटिस को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देगा।
ठीक है। सो ना तो हमने आयंस को बहुत छोटी कैविटी में रखना है, यहाँ पर ये जो आयन है ये बड़ा है, यहाँ पे ये जो आयन है सो कैविटी स्मॉल, यहाँ पे बच्चों कैविटी स्मॉल है, ठीक है, कैविटी छोटी है। तो आपने अगर इस आयन को प्लेस करा है तो इसको थोड़ी सी बड़ी कैविटी दीजिए, ये यहाँ के लिए नहीं एप्लीकेबल है। इसी तरह से यहाँ पर जो आयन है वो हमारा बड़ी कैविटी में, तो इसको थोड़ा छोटी कैविटी दो, ये भी यहाँ के लिए नहीं अप्रोप्रिएट। सो कौन सी बच्चों स्थिति बेटर है, ये हमारी बच्चों स्थिति बेटर है, ना तो बहुत छोटी कैविटी ना बड़ी कैविटी, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे ये चीज़ें। सो अब ये पता कैसे करेंगे दोस्तों, ये पता कैसे करेंगे, इसी के लिए दोस्तों हमारी कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस होते हैं। दोस्तों हमने अलग अलग टाइप की जगहों पर हमने अलग अलग मैथमेटिकल डेरिवेशंस किए हुए कि भाई अगर कैटायन इतना छोटा है तो उसके लिए कौन सी कैविटी अच्छी रहेगी, कैटायन अगर इतना बड़ा है तो उसके लिए कौन सी कैविटी। सो हमने बच्चों मैथमेटिकली डिराइव किया हुआ है कि किस कैविटी में कितने साइज का आयन हमारा फिट हो सकता है। ये एक मैथमेटिकली डिराइव चीज़ है, टूल है, आप इसको कहीं पर भी सर्च करोगे मिल जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखो इसके डेरिवेशन का कोई भी इस्तेमाल नहीं है बच्चों, प्लीज़ याद रखना इसके डेरिवेशन का कहीं पर भी कोई इस्तेमाल नहीं। सो डोंट गो फॉर द डेरिवेशन कि भाई ये नंबर्स कैसे आए। बच्चों हम लोग की जो बुकलेट है 360 की जो बुकलेट है जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की उसमें डेरिवेशंस के दिए हुए, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। सो डोंट गो फॉर डेरिवेशन, गो फॉर दी वैल्यूज, ठीक है गाइस। तो अब सीन क्या होता है आइए मैं इसको बताता हूँ। सो गाइस सीन ये है कि भाई हमने मैथमेटिकली रेडियस रेशियो की वैल्यूज के आधार पे ये डेरिवेशन कर रखी है कि किस कैविटी के लिए कौन सी साइज का आयन अप्रोप्रिएट रहता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर देखिए नेट रिजल्ट ये आते हैं कि व्हेन द रेडियस रेशियो गाइस व्हेन द रेडियस रेशियो लाइज इन बिटवीन 0.155 से 0.225 तक, तो ऐसे बेटा ट्राइंगुलर वॉइड हमारे लिए बेटर होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है सर ट्राइंगुलर वॉइड क्या होता है, ये तो हमने अब तक देखा नहीं। सो बेटा ट्राइंगुलर वॉइड हमारा क्या होता है, एक ऐसी कैविटी जो 3 एटम के बीच में है, एक ऐसी कैविटी जो 3 एटम के बीच में है। सो ये कैविटी बेटा हमारी ट्राइंगुलर वॉइड होती है, ठीक है। अच्छा इसमें ये वाली कैविटी को भी ट्राइंगुलर कहोगे और इसको भी तुम ट्राइंगुलर ही कहोगे, इसको भी बेटा तुम ट्राइंगुलर ही कहोगे, ये भी बेटा ट्राइंगुलर ही है क्योंकि 3 एटम के बीच में। सो एक ऐसा आयन, अगर एक आयन किसी कैविटी में बैठ करके 3 बंदों को टच कर रहा है तो ऐसे बेटा उसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगुलर वॉइड में हमने इस रेड वाले आयन को प्लेस किया हुआ है, तो ये अपना कहाँ पे ट्राइंगुलर वॉइड में। अब गाइस ट्राइंगुलर वॉइड में यहाँ पर बेटा 2 सीन होते हैं, एक तो इक्वालिटी का सीन, एक इनइक्वालिटी का सीन। तो जब ये बेटा इक्वालिटी होती है तो इसको हम कहते हैं केस ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इसे हम कहते हैं केस ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। अब यहाँ पर जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ दैट इज एन एक्सक्लूसिव कंसेप्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेटा केस ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो। अब लिमिटिंग रेडियस रेशियो कब लगता है, नॉन लिमिटिंग केस कब लगता है, ये आपको समझा दूंगा, ठीक है। बच्चा देखो सीन ये होता है कि अगर मान लो बच्चों अगर हम बाइनरी कंपाउंड में देखें, सो इट्स अ नेसेसरी कंडीशन बेटा, बाइनरी कंपाउंड में इट्स अ नेसेसरी कंडीशन होती है कि अपोजिट आयन को टच करना अनिवार्य है। अपोजिट आयन भैया एक दूसरे को टच करेंगे ही करेंगे, अपोजिट आयन टच करना ये तो नेसेसरी है, ये तो टच करेंगे ही करेंगे, अपोजिट आयन तो टच करेंगे। लेकिन बेटा सेम आयन टच करेंगे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, इट मे और मे नॉट बी। सेम आयन अगर टच करें मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। अब आप कहें सर ये क्या बोल रहे हैं, बेटा सीन समझो, ये फिगर मैंने इसीलिए बनाई है बेटा। फिगर ए और बी में अगर मैं देखूं तो ये जो R+ है हमारा, ये जो कैटायन है हमारा रेड कलर का, ये जो कैटायन है हमारा रेड कलर का बेटा, ये कैटायन नेगेटिव आयन को तो टच कर ही रहा है, दैट इज कंपल्सन। सो अपोजिट आयन टच यहाँ पर भी हो रहे, रेड और ब्लैक वाले टच कर रहे हैं यहाँ पर भी करें, और रेड और ब्लैक वाले यहाँ पर भी टच करें, ये तो कंपल्सरी है, इसको तो होना जरूरी है, इसको तो बेटा होना जरूरी है, ये तो कंपल्सरी है। बिना इसके तो क्रिस्टल स्टेबल ही नहीं होगा, बिना इसके तो क्रिस्टल में अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमाइज ही नहीं होंगे। सो अपोजिट आयन को तो टच करना अनिवार्य है, लेकिन गाइस सेम आयन टच करेंगे ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा माइनस माइनस वाले जो हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो बेटा, माइनस माइनस वाले जो हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो ये भी अलाउड है, सेम आयन टच करना भी अलाउड है, सेम आयन ना टच करें वो भी अलाउड है, दोनों सिचुएशन है दोस्तों। इस सिचुएशन को हम कहते हैं सिचुएशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो। बेटा ये केस होता है हमारा केस ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ये होता है हमारा लिमिटिंग रेडियस रेशियो का, ये हमारा लिमिटिंग रेडियस रेशियो का केस होता है। अब दैट मीन्स बेटा सीन ये है कि कभी भी अगर आपको ग्राफिकल सवाल आते हैं,
कभी भी आपको अगर ग्राफिकल सवाल आते हैं तो उसमें अगर आपको फिगर देख करके पहचानना होता है तो फिगर देख करके आप बेटा चीज़ों को पहचानोगे। जैसे कि इस केस में अगर कोई पूछे, मैं क्या देखूंगा कि भाई हमारा ट्रायंगुलर वॉइड में, क्योंकि जो रेड एटम है 3 एटम को टच करते हुए ट्रायंगुलर कैविटी है, ट्रायंगुलर कैविटी, और यहाँ पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे यानी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सेम वाले अपोजिट वाले सब टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई पूछे कि भैया रेडियस रेशियो का सीन क्या है, मैं यहाँ पर बोलूंगा बेटा यहाँ पे r+/r- इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वालिटी लगेगी। ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो यहाँ पे r+/r- इज इक्वल टू कितना 0.155। यहाँ पे क्या लगेगा r+/r- इज इक्वल टू 0.155। यहाँ पर मैं ये बोलूंगा। और यहाँ पर सीन क्या होगा, यहाँ पर बेटा r+/r- will be greater than 0.155 and less than 0.225। यहाँ पे हमारा 0.155 से बड़ा होगा एंड 0.225 से छोटा होगा। तो ये हमारा नॉन इक्वालिटी का केस होता है और ये इक्वालिटी केस है। सो गाइस आई गेस आपको पता होना चाहिए कब इक्वालिटी लगानी, कब इनइक्वालिटी लगानी है। ठीक है गाइस, चलिए तो अब इसमें चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको सो गाइस ये हमारे पास है पूरी की पूरी रेडियस रेशियो की टेबल। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी रेडियस रेशियो की टेबल। सो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, सीन क्या है कि अगर मान लीजिए रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में है तो बंदा ट्रायंगुलर वॉइड में होगा। ट्रायंगुलर वॉइड मतलब एक ऐसी वॉइड जो कि 3 एटम के बीच में होती है, इसे हम ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है, ये जो हमारा है ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है। टेट्राहेड्रन वॉइड के लिए क्या कंडीशन है कि रेडियस रेशियो शुड बी 0.225 से 0.414 तक। एंड प्लीज यहाँ पर लिमिटिंग रेडियस रेशियो को बच्चों ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कब इक्वालिटी लगानी है, कब इक्वालिटी नहीं लगानी है। अगर नहीं पता तो प्लीज रिकैप करके देखिए इक्वालिटी कब लगती है कब नहीं लगती, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से 0.414 के बीच में होती है तो ऐसे केस में बेटा हमारा जो आयन होगा स्मॉलर होगा, इट विल प्रेफर टेट्राहेड्रन वॉइड। वो बेटा टेट्राहेड्रन वॉइड में रहना चाहेगा। आप उसको टेट्राहेड्रन वॉइड से ना तो छोटी में रख सकते हैं ना बड़े में रख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो अप्रोप्रिएट साइज कैविटी है वो। सो व्हेन द रेडियस रेशियो लाइज इन दिस रेंज, प्रेफर्ड वॉइड विल बी टेट्राहेड्रन वॉइड। एंड सिमिलरली ऑक्टाहेड्रन वॉइड में 0.414 से 0.732। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर है, ये हमारा टेट्राहेड्रन है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रन है, और ये बेटा हमारा क्यूबिक वॉइड है, ये हमारा बेटा क्यूबिक वॉइड है। ठीक है, सो रेडियस रेशियो में बेटा ये नंबर्स आपको याद रखने सबसे पहली चीज, और ये याद रखना है कब इक्वालिटी लगानी कब इक्वालिटी नहीं लगानी। देखिए दोस्तों, इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आगे बढ़ते हैं। सो गाइज आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब डिफेक्ट्स पढ़े थे, हम लोगों ने दोस्तों जब डिफेक्ट्स पढ़े थे तो वहां पर भी दोस्तों हमने रेडियस रेशियो के बारे में बात की थी। डिफेक्ट्स में अच्छा कब मैंने बात की थी, जब मैंने आपको फ्रैंकल और स्कॉटी डिफेक्ट जब मैंने पढ़ाया था तो भी बेटा मैंने वहां पर जो डिफरेंस वाली टेबल बनाई थी तो वहां पे ही मैंने आपको रेडियस रेशियो का जिक्र किया हुआ है। सो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर के आप फ्रैंकल और स्कॉटी डिफेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, और उसमें लास्ट में एकदम जाइएगा जहाँ पे टेबल बनी हो वहां पे इसका मेंशन किया हुआ है। सो आइए उस पॉइंट को भी मैं यहाँ पे समझाता हूँ। गाइस थोड़ा सा रिकॉल करिए, व्हाट वाज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या था भाई? फ्रैंकल डिफेक्ट था एफडी। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या था? एफडी, स्मॉलर आयन गेट डिसलोकेट, स्मॉलर आयन गेट डिसलोकेट, स्मॉलर आयन डिसलोकेट हो जाता है, मतलब रहेगा क्रिस्टल में, बस अपनी जगह छोड़ करके वॉइड में जाकर के बैठ जाएगा, प्रॉपर पोजीशन छोड़ करके किसी दूसरे वॉइड में जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, कोई भी वॉइड वहां जाके बैठ जाएगा। और स्कॉटी डिफेक्ट में क्या था? वैकेंसी, वैकेंसी होती थी, मतलब इक्वल नंबर ऑफ आयंस वर मिसिंग, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस वर मिसिंग। इक्वल के लिए मैंने अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस वर मिसिंग मैंने लिखा हुआ, विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एनायन मिसिंग थे, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वर मिसिंग। ठीक है, फ्रैंकल में ये था, स्कॉटी में ये था। अब गाइस सीन अपने पास ये होता है फ्रैंकल स्कॉटी में, जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों सीन अपने पास ये होता है फ्रैंकल स्कॉटी में। फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए रेडियस रेशियो, बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जहां पे रेडियस रेशियो क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टेटमेंट वाले सवालों में बन सकता है जेईई एडवांस में। फ्रैंकल डिफेक्ट किस तरह के बाइनरी कंपाउंड में पाया जाता है? वहां पे पाया जाता है जहां पे रेडियस रेशियो इज वेरी वेरी स्मॉल। अब बेटा रेडियस रेशियो स्मॉल होने का मतलब समझना, r+/r- की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। बेटा ये स्मॉल का मतलब क्या है? r+ स्मॉल होगा एंड r- लार्ज होगा ना। क्यों बेटा? ये रेशियो को आप छोटा कब बना सकते हो? छोटा मतलब बहुत छोटा,
और लार्ज मतलब छोटा, मतलब बहुत छोटा, मतलब नॉर्मली आपको इसकी बहुत स्मॉलर वैल्यूज इमेजिन करनी है. सो टू मेक दिस फ्रैक्शन स्मॉलर, आर माइनस बड़ा होना चाहिए, आर प्लस छोटा होना चाहिए. सो दैट मीन्स हमारा जो आयन है बहुत छोटा है, हमारा जो कैटायन है बहुत छोटा है, हद से ज़्यादा छोटा है. अब अगर बेटा कैटायन छोटा होगा तभी तो वो अपनी जगह से निकल करके कहीं और जाके छुप सकता है. जैसे चूहा, चूहा बच्चों क्या होगा, घर में एक बिल से निकल करके कहीं और जाके छुप सकता है. ठीक है, घर में गाय बंधी है, घर में कुत्ता बंधा है, वो थोड़ी ना छुप पाएगा, कोई तो बड़ा हो तो कहीं पर भी छुपेगा, पता चल जाएगा. तो ऐसे ही अगर हमारे बाइनरी कंपाउंड में कैटायन बहुत बहुत छोटा है तो वो अपनी नॉर्मल साइड से भी डिस्प्लेस होकर के किसी छोटी जगह में जाके सेट हो सकता है. ठीक है, तो वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है. सो व्हेन वी हैव वेरी वेरी स्मॉल कैटायन देन वी कैन सी फ्रैंकल डिफेक्ट. और स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है बेटा, स्कॉटी डिफेक्ट इज फाउंड इन दोज कंपाउंड वेयर रेडियस रेशियो इज लार्ज, वेयर रेडियस रेशियो इज लार्ज. उसमें मिलता है जहां पे बेटा रेडियस रेशियो हमारा बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर मान लीजिए ये रेडियस रेशियो की वैल्यू काफ़ी कंपैरेबल हो जाए, मतलब कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए, हालांकि ये रहेगा तो 1 से छोटा ही, लेकिन 1 से छोटे 0.8 हो जाए, 0.6 हो जाए, इस तरह की वैल्यूज अगर रहें तो ऐसे केस में आप कहोगे कि रेडियस रेशियो लार्ज है. रेडियस रेशियो लार्ज है मतलब आपका जो इस बार कैटायन है वो उतना छोटा नहीं है, दैट इज नॉट वेरी स्मॉल, वो कंपैरेबल है. अब कंपैरेबल होने के कारण ये कहीं पर भी वॉइड्स में जाकर के छुप नहीं सकता है, तो ऐसे में वहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होगा. फ्रैंकल नहीं होगा तो कौन सा डिफेक्ट होगा, स्कॉटी डिफेक्ट होगा. ठीक है, तो ये एक बच्चों एस्पेक्ट होता है हमारा रेडियस रेशियो का जो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि फ्रैंकल डिफेक्ट किस कंपाउंड में मिलता है, स्कॉटी डिफेक्ट किस कंपाउंड में मिलता है. अच्छा, अब चलो जरा मैं आपसे एक बार लाइव टेस्टिंग करता हूँ. क्या बताओ, जिंक सल्फाइड में क्या होता था, जिंक आयन हमारा कहाँ पे रहता था, टेट्राहाइड्रल वॉइड में, NaCl में ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, सीजियम क्लोराइड हमारा क्यूबिक वॉइड में. तो सीजियम क्लोराइड में हमारा क्यूबिक वॉइड ये सबसे बड़ा वॉइड होता है, देख लो रेडियस रेशियो ये. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सीजियम क्लोराइड में कौन सा वाला डिफेक्ट मिल सकता है, फ्रैंकल या स्कॉटी, तो भैया फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए तो रेडियस रेशियो बहुत छोटा होना चाहिए, एंड यहाँ पर तो रेडियस रेशियो काफ़ी लार्ज है. तो बेटा मतलब कि सीजियम क्लोराइड और NaCl में कौन सा डिफेक्ट हमको मिलता है, यहाँ पे वी यूज टू गेट स्कॉटी डिफेक्ट. यहाँ पर दोस्तों हमको स्कॉटी डिफेक्ट मिलता है, इन कंपाउंड में हमको स्कॉटी डिफेक्ट मिलता है. और अगर कोई हमसे पूछे जिंक सल्फाइड में क्या होता है तो हम कहेंगे भाई जिंक सल्फाइड में हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट होता है. जिंक सल्फाइड में वी यूज टू सी फ्रैंकल डिफेक्ट. जिंक सल्फाइड में हमको फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है और NaCl और सीजियम क्लोराइड में हमको स्कॉटी डिफेक्ट मिलता है. यहाँ पे स्कॉटी डिफेक्ट और यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट हमको मिलता है. तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पर ये सीन होता है. ठीक है, सो आई होप बच्चों ये कंसेप्ट जो रेडियस रेशियो का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा. रेडियस रेशियो को अगर मैं ब्रीफली समराइज करूं तो रेडियस रेशियो बेसिकली हमारा स्मॉलर आयन और लार्जर आयन का रेशियो होता है सॉलिड में, बाइनरी कंपाउंड में. और इस रेशियो से हमको कई चीज़ें पता चलती है, जैसे कि जो बाइनरी कंपाउंड का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसमें हमें ये समझने में आसानी होती है कि कौन से आयन को कहाँ पे प्लेस करना उचित रहेगा. भाई देखिए, हमें बाइनरी कंपाउंड में अट्रैक्शन को मैक्सिमम करना है, रिपल्शन को मिनिमम करना है. एंड टू मेक अट्रैक्शन मैक्सिमम अपोजिट आयन मस्ट टच ईच अदर. अपोजिट आयन को टच करना आपस में बहुत अनिवार्य है, और स्मॉल चार्ज वाले आयन से वो टच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. सो जब सारे आयन एक दूसरे को टच करते हैं तो उसे कहते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो, और वहाँ पे इक्वालिटी लगती है. ठीक है, वहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वालिटी लगती है. और जब सारे आयन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपोजिट आयन टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी लगती है. ठीक है, स्मॉलर आयन ना तो बहुत छोटे वॉइड में होना चाहिए ना बहुत बड़े वॉइड में होना चाहिए, ऐसे वॉइड में होना चाहिए जहाँ पे वो प्रॉपरली फिक्स हो जाए, और ये चीज़ हमें रेडियस रेशियो से पता चलती है. ठीक है, तो रेडियस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हम अपने आयंस को किस पोजीशन पे प्लेस करें, कौन सा वॉइड उसके लिए अच्छा रहेगा, ये हमें मोटे तौर पे पता चलता है. ठीक है, अब चलिए रेडियस रेशियो के ऊपर मैं आपको एक सवाल बताता हूँ. एक सवाल दोस्तों आइए चलिए आपको करते हैं. ओके गाइस, तो हम लोग के सामने आ गया अपना एक सवाल जो कि है IIT एडवांस 2013 का. ठीक है, आप सब लोग बच्चों इस सवाल को देख सकते हैं और इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं. देखिए, हमको ये एक फिगर दी हुई थी और हमसे इस फिगर में हमको x माइनस का रेडियस दे दिया गया था. हमको कैटायन का रेडियस गेस करने को पूछ रहा था और ये हमसे भाई यहाँ पर था. सो आप में से जो भी बच्चे इसको ट्राई करना चाहते हैं दे कैन ईजिली गो हेड विद दिस. ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, और बाकी बच्चे जिन्होंने ट्राई कर लिया है मैं उनके लिए बच्चों इस सवाल का सोल्यूशन बताता हूँ. बच्चों देखिए, अगर आप इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखें तो हमको क्या दिख रहा है, 3 बंदे ऊपर हैं, 3 बंदे ऊपर है, 3 बंदे नीचे, 3 बंदे ऊपर है, 3 बंदे नीचे. ठीक है, एक ब्लैक कलर का एक छोटा सा आयन A+, ये नीचे 3 बंदों के ऊपर बैठा हुआ है और ऊपर से 3 बंदों के ऊपर बैठा हुआ है.
सो ये कौन सी कैविटी में बैठा है, सभी बच्चे इसको पहचान सकते हैं कि भैया हमारा जो A प्लस है दैट इज प्रेजेंट इन आयन A प्लस दैट इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रन कैविटी। सो हमारा जो स्मॉल आयन A प्लस है दैट इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रन कैविटी, ये ऑक्टाहेड्रन कैविटी में मौजूद है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रन कैविटी में मौजूद है। सो हमारा स्मॉल आयन A प्लस ऑक्टाहेड्रन कैविटी में मौजूद है। ठीक है, ये चीज़ अपनी होगी। अब ऑक्टाहेड्रन कैविटी में मौजूद है सर, ऑक्टाहेड्रन कैविटी के लिए सीन क्या था, R प्लस अपॉन R माइनस शुड लाइज इन बिटवीन हमारा क्या था वैल्यू बताओ यार, जो हमारा ऑक्टाहेड्रन कैविटी के लिए रेडियस रेशियो शुड लाइज इन बिटवीन 0.414 से 0.732 के बीच में होना चाहिए, 0.414 से 0.732 के बीच में रेडियस रेशियो लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इंटेंशनली जानबूझ के गलती की है, देखते हैं कितने बच्चे इसको पहचानते हैं। दोस्तों यहाँ पे गलती ये है कि हमको इक्वालिटी लेफ्ट में लगानी होती है, राइट में। सो ऑक्टाहेड्रन कैविटी के लिए जो रेडियस रेशियो की जो वैल्यू है वो हमारी ये होती है। कब इक्वालिटी लगती है, जब लिमिटिंग केस होता है, और कब इनइक्वालिटी लगती है, जब नॉन लिमिटिंग केस होता है। लिमिटिंग केस का मतलब कि भाई अपोजिट आयंस तो एक दूसरे को टच करने चाहिए, वो कर रहे हैं, लेकिन लिमिटिंग केस में अपोजिट आयन के टच करने के साथ साथ सेम चार्ज वाले आयंस भी एक दूसरे को टच करते हैं। सो अगर हमको फिगर में सेम चार्ज वाले आयन भी टच करें तो दैट मीन वो लिमिटिंग रेडियस का केस हो जाता है। बच्चों यहाँ पे अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं तो जो हमारा EX माइनस आयन है वो भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बाबा ये देखो, EX माइनस भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो अगर बेटा सेम चार्ज वाले आयंस भी टच करते हैं तो ऐसे में लिमिटिंग रेडियस रेशियो केस लगता है, और यहाँ पर वही केस है। सो यहाँ पे हमको लिमिटिंग रेडियस रेशियो केस दिया, दैट मीन्स R प्लस अपॉन R माइनस शुड बी इक्वल टू 0.414। अब ऐसे में R प्लस मतलब रेडियस ऑफ कैटायन एंड R माइनस रेडियस ऑफ X माइनस आयन, दैट शुड बी 0.414। ये हमारा 0.414 होगा। और इसी में RA प्लस, इसी में बेटा RA प्लस अपॉन RX माइनस, भैया रेडियस ऑफ X माइनस कितना, 250 है। अब इसको हम सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें देन वी विल फाइंड RA प्लस इज इक्वल टू 250 इंटू 0.414, 250 इंटू 0.414। और इसको अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों ये वैल्यू जो है हमारी कितनी आनी चाहिए भाई, ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए अराउंड 104 के आसपास। यस, तो आप अगर इसको देखना चाहें तो आप इसको बच्चों देख भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ये वैल्यू लमसम 104 पिकोमीटर के आसपास आएगी, 104 पिकोमीटर के आसपास आएगी। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ A प्लस है दैट विल बी 104 पिकोमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो इस सवाल में जो मेन चीज़ क्या आती, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कब इक्वालिटी लगानी, कब इनइक्वालिटी लगानी है। ठीक है, आपने एक तो वॉइड को पहचाना है, कौन सा ये वॉइड है, 6 एटम के बीच का वॉइड है तो ऑक्टाहेड्रन वॉइड है, और यहाँ पर लिमिटिंग रेडियस रेशियो का केस लग रहा है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ दोस्तों हम लोगों के सॉलिड स्टेट के सारे कंसेप्ट पूरे हो गए हैं। अब आप लोग सॉलिड स्टेट की शीट्स, मैंने पिछले वीडियो में कह रहा था, आप लोग पूरा लगा सकते हैं। जो बच्चे शीट्स जानना चाहें कहाँ मिलेगी शीट्स हमको बच्चों मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक बच्चों नीचे दिया हुआ है, आप जा करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। प्लस मेरी जो लाइव क्लासेस वगैरह होती हैं अनअकैडमी वगैरह पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे, उसकी भी बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह ऐसे ही रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और अब हम लोग बहुत ही जल्दी एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, सो दैट हम अपनी इस ऑनलाइन लर्निंग को एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे प्रोसीड करें। और जो भी बच्चे क्लास 11th वाले, 12th वाले, 12th पास आउट वाले बच्चे, उनको कैसे तैयारी करनी है उसके लिए प्रॉपर हम लोग एक तरीका बनाएं, एक प्रॉपर एक अप्रोच बनाएं। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो पे।